नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल KNC कुसुमनेट क्लासेस में। साथियों, यदि आप हमारे साथ लगातार बने हुए होंगे तो आपको पता होगा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में बात किया था लेटर वैदिक फेज के सोर्सेज के बारे में, उसके जोग्राफिकल एक्सटेंट के बारे में, और उसके बाद उसके कुछ और अलग फीचर्स थे, उसके सिग्निफिकेंट थे, उसके बारे में बातें हुई थी। आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं मुख्य तौर पे लेटर वैदिक फेज के सोसाइटी के बारे में। यानी आप कह सकते हो कि इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सोशल कंडीशन ऑफ लेटर वैदिक फेज। तो सबसे पहले आप यह याद रखो कि लेटर वैदिक फेज का टाइम पीरियड कब से कब है, 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व। ध्यान रखना, इतिहास आप जब भी पढ़ते हो तो इतिहास में दो चीज़ों का महत्व सबसे ज़्यादा होता है। पहला क्रोनोलॉजी का, टाइम पीरियड का, और दूसरा फैक्ट का। ठीक है, इसलिए टाइम पीरियड आप हमेशा याद रखिए, रट्टा नहीं मारिए, एक बार दो बार चार बार पढ़िए। समझ कर पढ़ेंगे तो यह चीज़ें आपको याद नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, यह कई लोगों का, कई स्टूडेंट का यह क्वेरी आता है कि समय कैसे याद करें इतिहास में। तो ये क्वेरी उन सारे बच्चों के आते हैं जो मन लगाकर पढ़ते नहीं हैं, जो समझ कर नहीं पढ़ते हैं। मैं कहता हूँ कि इतिहास को रट्टा मार करके मत पढ़िए, इतिहास को समझ करके पढ़ेंगे। आप एक एक फेज बाई बांट करके पढ़ेंगे तो आपको कोई भी चीज़ रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और डेट वगैरह का भी कोई इशू नहीं होगा। तो आइए आज के लेक्चर की हम लोग शुरुआत करते हैं। तो आप हमेशा की तरह हमारे साथ चीज़ों को लिखते चलेंगे और लिखने से ज़्यादा समझने की कोशिश करेंगे। तो कलम और कॉपी उठाइए और फिर हम लोग शुरू हो जाते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं सामाजिक स्थिति के बारे में। ठीक है, इसमें कौन कौन सी बातें थी, वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, स्त्रियों की दशा क्या थी, विवाह क्या था, ये तमाम चीज़ों के बारे में हमारी बातें होंगी। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा पितृसत्तात्मक समाज का प्रचलन। ठीक है, आपको पता होगा कि जब हड़प्पा सभ्यता पढ़ रहे थे तो वहाँ पर हमारा समाज मातृसत्तात्मक था। उसके बाद जब हमने वैदिक सिविलाइजेशन की शुरुआत की तो हमने बताया था कि वैदिक सिविलाइजेशन पूरी तरीके से ग्रामीण सभ्यता है और इसका जो समाज है वो पूरी तरीके से पितृसत्तात्मक है। ठीक है, तो जहाँ पर भी पितृसत्तात्मक समाज होगा वहाँ पर परिवार का मालिक, समाज का मालिक कोई मेल व्यक्ति ही होगा, क्योंकि वहाँ पर मेल डोमिनेंसी इस्टेब्लिश होती है। जैसे अभी भारत का समाज का आप कल्पना देखेंगे, आप उसका सर्वेक्षण करेंगे तो यहाँ का समाज पूरी तरीके से पैट्रियार्कल है। यानी आप पितृसत्तात्मक को अंग्रेजी में लिखना चाहें तो आप पैट्रियार्कल लिख सकते हैं और मातृसत्तात्मक के लिए मैट्रियार्कल शब्द इस्तेमाल किया जाता है। तो देखो, यहाँ का जो समाज है, चूंकि ऋग्वैदिक काल का भी समाज पितृसत्तात्मक था और लेटर वैदिक का भी समाज पितृसत्तात्मक ही है, यानी किसी भी तरीके का कोई बदलाव नहीं आया। एक सवाल ऐसे आता है, आप मान लो कि मेंस वगैरह दे रहे हो तो आपसे पूछा जाए सवाल कि ऋग्वैदिक काल और लेटर वैदिक फेज में क्या क्या सिमिलरिटी थे, उसको रेखांकित कीजिए। तो ध्यान रखिएगा, ये सारे पॉइंट जो हैं वो सिमिलरिटी के पॉइंट हैं, क्योंकि वहाँ पर भी समाज पितृसत्तात्मक है और यहाँ पर भी समाज पितृसत्तात्मक है। तो लगभग कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर बदलाव आती है। ऋग्वैदिक काल का सोसाइटी और लेटर वैदिक के सोसाइटी में लगभग चीज़ें वही हैं। दो चार पॉइंट है जहां पर चीज़ों में परिवर्तन आता है, इसीलिए हमें इसको पढ़ने की आवश्यकता पड़ रही है। तो पहला पॉइंट पितृसत्तात्मक समाज का प्रचलन है। दूसरा पॉइंट संयुक्त परिवार का प्रचलन, यह भी सिमिलरिटी का पॉइंट है। हमने ऋग्वैदिक फेज में भी बताया था कि उस समय भी ज्वाइंट फैमिली का प्रचलन था, लोग ज्वाइंट फैमिली में रहते थे। ठीक है, तो ज्वाइंट फैमिली में क्या होता था, ज्वाइंट फैमिली में भी परिवार का जो हेड होता था वह मुखिया होता था, यानी उसका पिता। ठीक है, और पिता के चले जाने के बाद यानी मर जाने के बाद या फिर पिता की अनुपस्थिति में घर का बड़ा बेटा या घर का बड़ा भाई, है ना, परिवार का मुखिया होता था, परिवार का हेड होता था, और उस ज्वाइंट फैमिली का भी। चलो, यह दो पॉइंट मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गए होंगे। आते हैं तीसरे पॉइंट पे, बात करते हैं पिता पुत्र को बेच भी सकता था। देखो, उससे पहले वाले यानी ऋग्वैदिक फेज में इतना अधिकार नहीं था फादर के पास, लेकिन लेटर वैदिक फेज में कई जगह पे ऋग्वेद में प्रमाण मिला है कि वहाँ पे 100 गाय को लेकर के एक पिता ने अपने बेटे को बेच दिया है। तो यहाँ पर देख रहे हो कि पुत्र एवं पुत्रियों को बेचने का अधिकार पिता के पास सुरक्षित है। यह अधिकार में थोड़ा सा बढ़ोतरी होता है, वहाँ पर इतने सारे अधिकार नहीं थे। तो देखो, हमारा समाज और कितना कंजर्वेटिव होता जा रहा है और कितना पैट्रियार्कल होता जा रहा है। पहले कम पैट्रियार्कल था, लेटर वैदिक में और ज़्यादा हो गया।
अब देखो चौथे पॉइंट पे और वर्ण व्यवस्था में कठोरता आने लगी। हमने बताया था आपको कि ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल हैं। लास्ट का मंडल है 10वां मंडल, जिसमें पुरुष सूक्त में यह चर्चा मिलती है कि समाज में टोटल 4 वर्ण हैं और बताया जाता है कि एक विराट पुरुष के शरीर के 4 हिस्सों से 4 वर्ण का जन्म होता है और वह वर्ण व्यवस्था ऋग्वैदिक काल के लास्ट फेज में हमारे यहाँ एग्जिस्ट करने लगता है। तो वह जो चीज़ें हैं वह ऋग्वैदिक लेटर वैदिक फेज में आते आते वह बहुत हार्ड हो जाता है, समाज में बहुत ही ज़्यादा फैल जाता है। इसलिए देखोगे कि यहाँ पर वर्ण व्यवस्था में बहुत ही कठोरता आने लगती है और कई तरह के वर्ण जो हैं वो धीरे धीरे जाति के रूप में बदलने लगते हैं। तो समाज हमारा और ज़्यादा कंजर्वेटिव होता जाता है और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता चला जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिए, वर्ण व्यवस्था में कठोरता आ गई और कई सारे वर्ण थे जो जाति के रूप में बदलने लगे थे। अगले पॉइंट पे आते हैं, चारों वर्ण का अलग अलग फ्यूनरल मॉन्ट्स। ठीक है, फ्यूनरल मॉन्ट्स को बोलते हैं जो मरने के बाद जो टीला बनाया जाता है उसको फ्यूनरल मॉन्ट्स बोला जाता है। ठीक है, तो फ्यूनरल मॉन्ट्स यहाँ पर देख रहे हैं कि चारों वर्ण के अलग अलग प्राप्त हुए हैं, जिससे पता चलता है कि हमारे समाज में कितने सारे डिस्पैरिटी थी, कितने तरह के असमानताएं थी, विसंगति थी कि हम लोग एक जगह पे एक कब्रिस्तान भी हमारा नहीं था। हम लोगों का घर भी अलग अलग होता था, शूद्रों का घर अलग था, ब्राह्मणों का घर अलग मोहल्ले में था, उसी तरीके से क्षत्रियों को रहने का जगह अलग था और वैश्यों को भी रहने का जगह अलग था। इसके साथ साथ आप जब तक जिंदा थे तब तक तो इतनी सारी असंगतियां को आप झेलते ही थे, लेकिन मरने के बाद भी आपको एक कब्रिस्तान में नहीं दफनाया जाता था, बल्कि आपको अलग अलग वर्ण के अलग अलग जाति के अलग अलग कब्रिस्तान थे। इसलिए हमें ऋग्वेद से कई तरह के डिफरेंट टाइप के फ्यूनरल मॉन्ड का फ्यूनरल मॉन्ड्स बोलते हैं, इसको आप हिंदी में बोल सकते हो। मरने के बाद जो अंतिम संस्कार के बाद उसके ऊपर टीला बनाया जाता है, उसी टीला को बोला गया है फ्यूनरल मॉन्ड्स। तो चारों वर्ण का अलग अलग प्राप्त हुआ है। सवाल यहाँ से बन सकता है कि लेटर वैदिक या फिर ऋग्वैदिक फेज में किस फेज में हमें चारों वर्ण के अलग अलग फ्यूनरल मॉन्ड्स की प्राप्ति हुई है, तो वह लेटर वैदिक फेज में हुआ है। ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि लेटर वैदिक फेज में वर्ण व्यवस्था में और ज़्यादा कठोरता आने लगी, समाज में और ज़्यादा बिखराव आने लगा। पहले थोड़ी बहुत यूनिटी थी, वह धीरे धीरे करके यूनिटी भी टूटने लगी, लोग विखंडित होने लगे, लोगों के अंदर आपस में एक दूसरे को लेकर घृणा का भाव और पैदा होने लगा और कई नई तरह की जातियों का प्रादुर्भाव हुआ। और यही सब मुख्य वजह थे कि हमें डिफरेंट टाइप के फ्यूनरल मॉन्ड्स देखने को मिलते हैं। क्लियर है? चलिए आगे आते हैं। आप देखो, संबोधन के लिए 4 शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। इस शब्द को पढ़ करके आप ध्यान लगा सकते हो, आप समझ सकते हो कि हम लोगों के समाज में कितनी सारी विसंगतियां समा गई थी। कब? लेटर वैदिक फेज में। देखिए, ब्राह्मण को एही कहकर बुलाया जाता था। एही का अर्थ है आइए। जैसे आपको किसी को बुलाना हो, मान लीजिए आप किसी बच्चे को बुला रहे हैं और यदि वो ब्राह्मण का बच्चा यानी वो ब्राह्मण वर्ण का है तो आपको बोलेंगे एही, मतलब आइए। ठीक है, लेकिन यदि वो क्षत्रिय है, यदि वो लड़ने वाला है, ठीक है, योद्धा वर्ग है, तो आप उसे आगही कहकर बुलाएंगे, जिसका अर्थ है आओ। देखिए, आदर और सम्मान सूचक शब्दों का यहीं से आप पता करोगे कि शूद्र को बुलाने के लिए क्या प्रयोग किया जा रहा है। इससे पता चलता है कि समाज के किस वर्ण को कितना ज़्यादा उस समय रेस्पेक्ट था, सम्मान था, श्रद्धा था, प्रतिष्ठा था। ठीक है, तो देखिए, आगही किसके लिए? आओ, मतलब आगही का अर्थ है आओ, यह क्षत्रिय के लिए। उसके साथ साथ आद्रव शब्द का इस्तेमाल किया गया है, मतलब जल्दी आओ, और यह वैश्य के लिए किया जाता था। और उसके बाद आधव शब्द का प्रयोग किया गया है, आधाव। ठीक है, आधाव शब्द का अर्थ है दौड़ कर आओ। ठीक है, दौड़ कर आओ, और यह शब्द शूद्रों के लिए प्रयोग किया गया है। यानी यह 4 तरह के संबोधन के लिए शब्द हैं, जिसके आधार पे आप यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि उस समय के समाज में किसी भी तरीके की सिमिलरिटी नहीं है, किसी भी तरीके का यूनिटी नहीं है। लोगों को ट्रीट करने के लिए हम लोग डिफरेंट टाइप का वर्ड का, डिफरेंट टाइप के लहजे का प्रयोग कर रहे हैं। यानी कि समाज के अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग तरीके का दर्जा प्राप्त था, अलग अलग तरीके का प्रतिष्ठा एवं सम्मान प्राप्त था, है ना। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं।
अगला पॉइंट है व्यवसाय इस समय आनुवांशिक होने लगे थे धीरे धीरे कर करके। ऋग्वैदिक फेज में व्यवसाय आनुवांशिक नहीं था, क्योंकि वहाँ पर एक प्रमाण मिला है कि पिता ब्राह्मण है, पुत्र उसका क्षत्रिय है, उसकी पत्नी शूद्र है, ठीक है। यानी कि वह वर्ण जो है, वह व्यवसाय जो है वो अपने तरीके से अपने मर्जी के अनुसार वो अपना सकता था। लेकिन यहाँ पर धीरे धीरे व्यवसाय आनुवांशिक होने लगा। आनुवांशिक का अर्थ है जो आपके पिताजी जो काम करते थे वही काम आपको भी करना होगा। तो इस तरीके की प्रथा धीरे धीरे लैटर वैदिक फेज में हमें देखने को मिलती है। देखिए ध्यान रखिएगा, यदि कहीं पे आप डिस्क्रिप्टिव आंसर लिख रहे हैं या फिर आप नोट्स बना रहे हैं तो सब्जेक्टिव फॉर्म में नोट्स बनाइएगा, हमारे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, उसको लिख करके आप नोट्स बनाइएगा वीडियो को पॉज कर करके, ठीक है। तो देखिए व्यवसाय यहाँ पर धीरे धीरे आनुवांशिक होने लगा। उसके बाद देखते हैं चर्मकार रथकार, यानी दो, एक चमड़े के ऊपर काम करने वाला व्यक्ति और एक रथ के लिए जो सामान वगैरह इस्तेमाल करता था, जो रथ बनाता था, उन दोनों की अलग अलग जातियां, वो मतलब उनका जो वर्ण है वो जाति के रूप में बदल गया था, ठीक है। उसके बाद आगे आते हैं चंडाल भी स्वर्ग जा सकता है। मतलब यह एक पॉइंट याद कर लीजिएगा, इन्होंने कहा है, ब्राह्मणों का कहना यह था कि जो चंडाल जो लोग हैं वह भी यज्ञ करवा करके, अनुष्ठान करवा करके, धार्मिक क्रियाकलाप को आयोजन कर करके वह भी स्वर्ग जा सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ तक क्लियर है। आगे आते हैं अगले पॉइंट पे, और अगला पॉइंट है महिलाओं की स्थिति से रिलेटेड, है ना। स्त्रियों की हालात ठीक, मतलब महिलाओं की स्थिति ठीक ठाक थी, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन चलो ठीक थी। लेकिन उतना भी ठीक नहीं था क्योंकि कुछ अधिकार नहीं दिए थे इन लोगों ने, और वो बहुत बड़ा अधिकार था जो इन लोगों ने महिलाओं से छीना था। आगे तो स्त्रियों की हालात ठीक ठाक है, बाल विवाह नहीं है, ठीक है। बाल विवाह लैटर वैदिक में भी नहीं है और ऋग वैदिक में भी नहीं था। उसके बाद मनु की 10 पत्नियों का जिक्र मिला है, मैत्रेयणी संहिता में इसका जिक्र किया गया है, ठीक है। मनु वही जिन्होंने मनु विधान बनाया, ठीक है, जिसको आप मनु स्मृति कहते हो। मनु का अर्थ यहाँ पर मानव है, जिन्होंने पृथ्वी का निर्माण किया है, ऐसा ब्राह्मण ग्रंथों में माना गया है। तो मनु के 10 पत्नियों का जिक्र मिला है, ठीक है, इसका जिक्र मैत्रेयणी संहिता में मिला। अब देखो इससे निष्कर्ष निकाल सकते हो कि इस समय में एक पत्नी मतलब ढेर सारे पति नहीं रख सकती थी, लेकिन एक पति ढेर सारा पत्नी रख सकता था। लेकिन वह पति यदि समाज के उच्च वर्ग का होता, कुलीन वर्ग का होता, अमीर वर्ग होता, पुरोहित वर्ग होता, ठीक है, तभी वह रख सकता था। यानी बहुपत्नी प्रथा का प्रचलन केवल उस समाज के अमीर लोगों में, प्रतिष्ठा प्राप्त लोगों में विद्यमान था। सामान्य जो लोग थे उनके अंदर एक पत्नी विवाह का सिस्टम प्रचलित था। चलिए उसके बाद उस उत्सव तथा धार्मिक समारोह में स्त्रियों को, महिलाओं को भाग लेने का अधिकार प्राप्त था। यह पॉइंट नोट करते रहिएगा, स्त्रियों की दशा ऊपर लिखिए, उसके बाद ये सारे पॉइंट लिखिएगा। उत्सव तथा यानी फेस्टिवल वगैरह कहीं पे होता था तो फेस्टिवल में उसके साथ साथ कोई भी रिलीजियस गैदरिंग होता था, सामाजिक समारोह का, कहीं पर धार्मिक समारोह का आयोजन होता था, तो वहाँ पर महिलाओं को भाग लेने की, उसमें जाने का स्वतंत्रता प्राप्त था। उसके बाद इसका भी जो जिक्र मिला है यह अथर्ववेद से मिला है। उसके बाद आ जाते हैं राजनीतिक एवं धन संबंधी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पिछले वीडियो में हमने बताया था तो किसी लड़के ने हमें मैसेज किया कि ऐसा उसमें सभा एवं समिति में भाग लेने का अधिकार प्राप्त था। ये बात सही है, लेकिन वो लैटर वैदिक फेज में आया था। देखिए यहाँ पर भी आप पॉइंट याद रखना, राजनीतिक और धन संबंधी अधिकार यहाँ पर भी नहीं दिया गया है। आप इसको पढ़ना है, आपको इसको प्रमाण चाहिए तो आप केसी श्रीवास्तव की किताब उठाइए। मैं बार बार आपसे अनुरोध करता हूं कि कृपया करके 100% हमारे वीडियो पर निर्भर मत रहिए। हमारे साथ एक किताब को पढ़ते चलेंगे तो हमें भी सहूलियत होगी और आपको हमसे ज़्यादा सहूलियत होगी। निश्चित तौर पे आप वीडियो देख करके किताब पढ़ेंगे तो आपको 90% चीज़ें आपके दिमाग में पहले से मौजूद रहेंगी। तो किताब पढ़ने में आपको बहुत सुविधा होगा, किसी भी तरीके का कोई बोरियत महसूस नहीं होने वाला है, ठीक है। तो किताब पढ़िएगा, ठीक है, निर्भर मत रहिए किसी के ऊपर, ठीक है। और आगे आते हैं अगले पॉइंट पे बात करते हैं। यानी यहाँ पे राजनीतिक, पॉलिटिकल और अर्थ संबंधी यानी धन संबंधी अधिकार महिलाओं को प्राप्त नहीं थे। उसके बाद अथर्ववेद में कन्या जन्म की निंदा की गई है, जिससे पता चलता है कि हम लोग महिलाओं को लेकर के कितने ज़्यादा हमारे समाज में असंगतियाँ थी, विसंगति थी कि हम लोग महिलाओं के जन्म पे निंदा करते थे। निंदा समारोह का आयोजन किया जाता था, यानी कि महिलाओं के जन्म को सही नहीं माना गया है और इसका प्रमाण हमें अथर्ववेद से मिलता है ना।
चलो, उसके बाद मैत्राणी संहिता में महिला को मदिरा की श्रेणी में रखा गया। देखिए, हम लोगों के अंदर महिलाओं को लेकर पता नहीं कितनी गंदी गंदी सोच थी। हम उस समय के जो हमारे जितने भी पूर्वज थे उन्होंने यह नियम विधान बनाया था। उन्होंने कहा है, मैत्राणी संहिता में जिक्र मिला है कि महिला शराब की तरह है, और उस समय शराब को खराब समझा जाता था सामान्य लोगों के लिए। लेकिन आप देखोगे कि ऋग्वैदिक काल में कई सारे देवी देवता हैं, और मैक्सिमम जो देवी देवता हैं वह शराब का सेवन करते हैं, सोम रस का सेवन करते हैं, जिसको हम लोग हिमालय पर्वत के मुजबंत चोटी से प्राप्त करके लाते थे, और बहुत महंगा होता था। समाज के कुलीन, उच्च वर्ग, अमीर वर्ग के लोगों के द्वारा उसका सेवन किया जाता था। सामान्य वर्ग के लोग सूरा नाम का शराब का सेवन करते थे। चलिए, क्लियर है। उसके बाद देखिए, मैत्राणी संहिता में कुछ धनी शूद्रों का जिक्र मिला है, जिससे पता चलता है कि शूद्र लोग भी उस समय में व्यापार वगैरह कर रहे थे, व्यवसाय वगैरह कर रहे थे, और वो लोग भी धनी थे। चलो, यहाँ तक क्लियर है। तो यह तमाम सारी बातें थी सामाजिक स्थिति के बारे में। ठीक है, कुछ और पॉइंट है। विधवा का पुत्र को दधिसत्य कहा गया है, यानी कि विधवा जो होती थी महिलाएं, जिनके पति डेथ कर जाते थे, उस महिला को विधवा कहा जाता था। उनके बेटे को दधिसत्य कहा जाता था, या क्षेत्रोजस, दो शब्द का इस्तेमाल किया गया है, दधिसत्य या क्षेत्रोजस। ठीक है, उसके बाद याद रखना, राजा की जो प्रधान रानी, यानी जो उसकी मेन रानी थी, उसका मेन जो उसकी मेन कन्या जो थी उसको महिषी कहा गया है। उसके बाद जो उसकी सबसे सुंदर कन्या थी, सबसे सुंदर रानी, उसको बबता कहा गया है। उसके साथ साथ वैसी रानी जिससे कोई बच्चा जन्म नहीं लेता था, जिसको समाज में आज निर्वंश कह करके गाली दिया जाता है। हमको एग्जैक्ट सब नहीं आ रहा था, हमें यहाँ पे शामिल किया है। आप ध्यान रखिए, उसको प्रविकृति कहा जाता है। प्रविकृति का अर्थ है वैसी महिला जिसका कोई बच्चा नहीं हो। ठीक है, जो बच्चा को जन्म नहीं दे सकती है, वैसी महिलाओं के लिए प्रविकृति शब्द का इस्तेमाल किया गया है। चलिए, यहाँ तक क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग सामाजिक जीवन से रिलेटेड इतने सारे पॉइंट थे। देखिए, ध्यान रखिएगा, अब इसमें कुछ पॉइंट मेरे से छूटा है, मैं बता देता हूँ। वह छूटा नहीं, दरअसल उसको मैंने मेंशन नहीं किया है। क्यों? क्योंकि आप भोजन के व्यवस्था के बारे में कि ये लोग क्या खाते थे, मनोरंजन के लिए क्या करते थे, यह तमाम चीज़ें जो है, कपड़ा पहनते थे तो किस तरीके का कपड़ा पहनते थे, यह सारा का सारा जो ऋग्वैदिक काल में जो चीज़ें चल रही थी भोजन कपड़ा के संबंध में, वह तमाम चीज़ें यहाँ पर भी चलती है। इसीलिए उसको हमने मेंशन नहीं किया है। आप उस लेक्चर से जाकर के उसको देख लीजिएगा, नोट्स में शामिल कर लीजिएगा। दोनों सेम चीज़ें यहाँ पर आएंगी। जो अलग अलग डिफरेंट टाइप के पॉइंट्स इसमें आए थे चेंजेज, उसको मैंने यहाँ पर शामिल किया है। अब आते हैं हम लोग जब बच्चे का जन्म होता था। ठीक है, आप सुने होंगे कि अभी भी आपके समाज में कई सारे लोग हैं जो संस्कार का आयोजन करवाते हैं बच्चे के जन्म लेने पे, उनके मरने के पे। तो तमाम सारी चीज़ें हमारे समाज में उसी समय से चलती आ रही है, लेटर वैदिक फेज से ही कंटिन्यू बनी आ रही है, और आज हम लोग उसको ट्रेडिशन के तौर पर, परंपरा के तौर पर उसको देखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिए, उसमें एक जो ट्रेडिशन है उसको बोलते हैं संस्कार। ठीक है, तो संस्कार टोटल 16 प्रकार के हुए हैं। आपसे इससे सवाल पूछा जाता है। यदि आप इंडियन कल्चर से नेट की तैयारी कर रहे हो तो निश्चित तौर पे इसको तो सिलेबस में पूरा शामिल किया गया है। यदि आप हिस्ट्री से नेट की तैयारी कर रहे हो तो निश्चित तौर पे आपको भी पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि आपको भी इसको शामिल किया गया है, आपके लिए भी। तो आपके लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। ध्यान रखिए, इसको आप लिखिएगा। बहुत ही बेहतरीन बातें हैं, बहुत ही इससे सवाल पूछे जाते हैं। बताता हूँ अब मैं। गौतम ने, ठीक है, गौतम नाम के ऋषि हैं उस दौर में। ठीक है, गौतम नाम के ऋषि ने टोटल 40 संस्कारों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि संस्कारों की कुल संख्या 40 है। लेकिन उसी दौर में जो स्मृतिकार हुए, स्मृति का मतलब होता है जिन्होंने कानून वगैरह बनाया, जो न्याय का विधान बनाया, उन्होंने बताया है कि टोटल 16 संस्कार होते थे। ठीक है, कितने? टोटल 16 संस्कार होते थे। अब कौन कौन संस्कार हैं एक एक करके देखते हैं, और उस संस्कार को कैसे आप समझ सकते हो, किस तरीके का क्रियाकलाप उसमें किया जाता था और कैसे उसका नामकरण हुआ। ठीक है, एक एक करके बात करेंगे। आप हमारे साथ लिखते चलेंगे, और लिखने से ज़्यादा फील करेंगे, महसूस करेंगे, समझने की कोशिश कीजिए। चलिए, पहले पॉइंट पे आते हैं, और पहला पॉइंट है हमारा गर्भाधान संस्कार, है ना।
गर्भाधान संस्कार देख रहे हो, दो शब्दों से बना है। गर्भ धारण करना इसका अर्थ है, यानी गर्भ धारण करना महिला जब प्रेग्नेंट होती है उससे रिलेटेड है। इसके बारे में बताया गया है कि रात में, ठीक है, यानी कि रात में गर्भ धारण करना शुभ माना गया है। वैसी महिलाएं जो दिन में गर्भ का धारण करती हैं उनको अशुभ माना गया है। उनके बारे में कहा गया है कि वह निर्बल बच्चे को जन्म देती है, वह कमज़ोर बच्चे को जन्म देती है। और जो महिलाएं रात में गर्भ धारण करती है इसीलिए उनके बच्चे मजबूत होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, मेंटली, फिजिकली, सभी तरीके से। तो ध्यान रखिए, रात में गर्भ धारण करना शुभ माना गया है। और जब गर्भ धारण करने की बात हो रही है तो रात में सेक्स करना भी शुभ माना गया है, दिन में सेक्स करना को यहाँ पर अशुभ माना गया है। ठीक है, चलिए इसको ध्यान रखिएगा। अगले पॉइंट पे आते हैं और दूसरा पॉइंट है हमारा, और यहीं से जब महिला गर्भ धारण करेगी तो यहीं से मनुष्य के जीवन का संस्कार की शुरुआत होगी। वह मनुष्य के जीवन का पहला संस्कार होता है जब बच्चे भ्रूण के रूप में जन्म नहीं लेता है बल्कि उसका गर्भ धारण करता है, ठीक है, एम्ब्रॉय के रूप में महिलाओं के पेट में। चलो आगे आते हैं अगले पॉइंट पे, और अगला संस्कार है जिसको पुंसवन संस्कार बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे गर्भ धारण कर चुकी है महिला, उसके बाद बच्चा पेट में आ चुका है। अब वो क्या कर रहा है, वो उसके बच्चे का तीसरा महीना है, ठीक है, यानी गर्भ धारण का तीसरा महीना में जो संस्कार किया जाता है उस संस्कार को पुंसवन संस्कार बोला गया है। ठीक है, पुंसवन संस्कार। और इसमें बताया गया है, देखिए आप लिखना चाहते हैं तो आप लिखिएगा कि गर्भाधान के तीसरे माह में पुत्र प्राप्ति के निमित्त यह संस्कार किया जाता था। ध्यान रखिए, समाज आपका पैट्रियार्कल है तो आप जब भी कोई भी संस्कार करेंगे तो आप पुत्र प्राप्ति के कामना के लिए ही करेंगे। ठीक है, यदि समाज मातृसत्तात्मक होता तो हम लोग बेटियों के लिए करते संस्कार, लेकिन चूंकि हमारा समाज यहाँ पर पितृसत्तात्मक है इसलिए हमारे जितने भी संस्कार हैं वो मूल तौर पे केंद्रित हैं बेटे प्राप्ति के लिए, यानी पुत्र की प्राप्ति के लिए। इसीलिए क्योंकि हम लोगों ने अथर्ववेद में कन्या के जन्म पे हम लोगों ने निंदा प्रस्तुत किया है, लेकिन यहाँ पर देखिए आप पुत्र की प्राप्ति के लिए आप कामना कर रहे हैं, संस्कार कर रहे हैं। तो देखिए किस तरीके का डिस्पैरिटी था, किस तरीके का हम लोग भेदभाव करते थे, कितने रेसिस्ट थे हम लोग, है ना। हम लोग का अर्थ हमारे पूर्वज तो हम ही लोग हुए ना। चलो, यानी दूसरा संस्कार तीसरे महीने में पुत्र प्राप्ति के लिए, ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद तीसरे संस्कार पे आते हैं। तीसरा संस्कार है सीमांतोन्नयन संस्कार, और यह संस्कार इसलिए किया जाता था ताकि बेटे की उम्र, यानी भ्रूण का जो उम्र है, लंबा हो, मजबूत पैदा हो, तेज तरार हो, उसका तेज बहुत शानदार हो, शौर्यवान हो। यह तमाम चीज़ों के लिए यह संस्कार किया जाता था। उसके बाद स्त्री की समृद्धि के लिए संस्कार किया जाता था कि जो महिला उस बच्चे को जन्म देने वाली है उसको समृद्धि प्राप्त हो, सुख प्राप्त हो। ठीक है, लेकिन मूल जो पॉइंट था, मूल फोकस था भ्रूण पे, ठीक है, पुत्र प्राप्ति के, क्योंकि समाज पितृसत्तात्मक है। ठीक है, एक बार यदि आप कॉन्सेप्ट को आप समझ जाते हो ना, देखो जैसे पितृसत्तात्मक के बारे में बताया था, तो कॉन्सेप्ट को एक बार समझ जाओगे तो सारे संस्कार आपके दिमाग में यूं फिट हो जाएंगे 2 मिनट के अंदर, एक भी आपको रटने का आवश्यकता नहीं पड़ेगा, है ना। चौथे संस्कार पे आओ, और चौथा है जात कर्म संस्कार। जात कर्म संस्कार बोला जाता था जब बच्चा अब जन्म ले लिया, ठीक, 9 महीने गर्भ में रहा, अब उसका जन्म हो गया, तो जन्म जैसे ही लिया तो उसका नाल काटा जाता था। ठीक है, नाल काटने के बाद, है ना, नाल काटने के बाद उसे मधु चटाया जाता था, जो मीठा सा पदार्थ होता था वह चटाया जाता था। उसके बाद महिला के स्तन से बच्चे को दूध पिलाया जाता था। तो वहाँ पे जो संस्कार होता था उसी को जात कर्म संस्कार बोला गया है। ठीक है, यह जन्म के तत्काल बाद किया गया संस्कार है। आगे आते हैं, आप धीरे धीरे इसको आप अपने जीवन में रख करके देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। नामकरण संस्कार है जो कि जन्म से 10वें या 12वें दिन, ठीक है, जब बच्चा अब जन्म ले लिया उसके 10 दिन हो गया उसको जन्म लिए हुए, तो 10वें या 12वें दिन अब उसका नामकरण किया जाएगा। उसका मामा, आज के दौर में क्या होता है, मामा नामकरण करते हैं, नाना जी, नानी जी, सबका अलग अलग नाम आता है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर देखो नामकरण संस्कार 10वें या 12वें दिन किया जाता है, यानी बच्चे का नाम रखा जाता है। ठीक है, चलिए आजकल एक ट्रेडिशन चला है, टीचर भी अपने स्टूडेंट का नाम रखते हैं, जैसे हमारा नाम है तो हमारे शिक्षक ने रखा था। ठीक है, चलो आगे आते हैं अगले पॉइंट पे, और निष्क्रमण है ना। निष्क्रमण जो है वह जन्म के तीसरे या चौथे माह में किया गया संस्कार है। ठीक है, जब बच्चा जन्म ले लिया, 12 दिन हो गया, अब उसका तीसरा चौथा महीना है, तो तीसरे चौथे महीने में एक नया संस्कार होता था जिसको निष्क्रमण सिद्धांत निष्क्रमण संस्कार कहते थे। माफ़ करना, सिद्धांत बोल रहा हूँ मैं।
उसके बाद आगे आओ और अगले पॉइंट पे आते हैं। 7वां संस्कार है अन्नप्राशन संस्कार। ठीक है, आपको पता होगा अमिताभ बच्चन भी अभी भी प्रचार करते हैं 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ माँ का दूध पिलाइए। ठीक है, तो बच्चा अब कितने महीने का होगा? 6 महीना का हो चुका है। तो 6 महीने बाद बच्चा माँ का दूध पीना रोकेगा, उसको छोड़वाया जाएगा। उसके बाद पहली बार उसको अन्न खिलाया जाएगा, खिचड़ी, गला हुआ चावल, इस तरीके का कोई भी अन्न खिलाया जाता है। तो उस संस्कार को अन्नप्राशन संस्कार कहते हैं। देखिए धीरे धीरे बच्चा बढ़ रहा है, 6 महीने का हो गया है। आगे आते हैं चूड़ाकरण संस्कार, है ना। चूड़ाकरण संस्कार का अर्थ है, चूड़ा का अर्थ है यहाँ पर बाल से, है ना। ठीक है, चूड़ा का अर्थ है बाल से। ठीक है, तो चूड़ाकरण संस्कार पहली बार बाल जब कटता है उसका, जब बच्चा 3 साल का हो गया तो पहली बार उसका बाल काटा जाता है, जिसको आप मुंडन भी बोलते हो, है ना। आज के दौर में यह बहुत प्रचलित है। बच्चा जब जन्म लेता है तो 3 साल तक उसका बाल लगातार बढ़ते रहता है। उसके बाद एक प्रोग्राम आयोजित करवाया जाता है जिसमें उसका मुंडन होता है, बाल काटा जाता है, नहीं तो टकला कर देता है ना। तो यह देखो, अब इस संस्कार को चूड़ाकरण संस्कार कहा गया। क्लियर है? चलिए आगे आते हैं। अगला संस्कार है हमारा कर्णभेद। कर्ण का अर्थ है यहाँ पर कान, भेद का अर्थ है उसमें छेद करना। ठीक, भेद का अर्थ है छेद, यानी कान में छेद करना। यह 5 साल का जब बच्चा हो जाता था तो उसके कान में छेद किया जाता था, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उसके कान में छेद किया जाता था। उसके बाद विद्या आरंभ। विद्या आरंभ का मतलब है विद्या प्लस आरंभ, जहाँ से बच्चा पढ़ना शुरू करता है, जहाँ से उसको भेजा जाएगा कहाँ, अक्षरों का बोध करवाया जाएगा। बताया जाएगा कि बेटा यह क है, यह ख है, यह अल्फ़ाबेट है, यह ए है, बी है, सी है, डी है। यह तरीके का अक्षरों का उसको बोध करवाते हैं। आप उसको अल्फ़ाबेट के बारे में जानकारी प्रदान करवाते हैं। यानी विद्या आरंभ, विद्या को सीखने की जो पहली आरंभिक प्रक्रिया है उसको विद्या आरंभ संस्कार बोला गया है। 11वां संस्कार पे आओ, और यह है उपनयन संस्कार। ठीक है, उपनयन का अर्थ है, इसी से बना है उपनिषद। ठीक है, तो उपनयन का अर्थ है कि गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। ठीक है, उपनयन संस्कार इसको बोलते हैं। और इसमें बच्चे को आश्रम में भेजा जाता था, ऋषि के पास, गुरु के पास, कि जाओ बेटा शिक्षा प्राप्त करके आना फिर वापस। ठीक है, 25 साल तक वो शिक्षा प्राप्त करेगा, उसके फिर बाद वापस आएगा, फिर शादी विवाह होगा। तो देखो बच्चा अब आश्रम जा रहा है पढ़ने के लिए। ठीक है, उसके पढ़ाई की शुरुआत हो रही है, आश्रम हो जा रहा है। आश्रम में बताया गया कि जो ब्राह्मण होते थे, ब्राह्मण के बच्चे 8 साल में जा सकते थे। ठीक है, और जो क्षत्रिय के बच्चे थे वो 10 साल में जा सकते थे, और जो वैश्य का बच्चा होता था उसे 12 साल की उम्र में आश्रम भेजा जाता था। और शूद्रों और महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। क्लियर है? चलो अगला संस्कार है वेदारंभ संस्कार। यह 2 शब्दों से बना है, वेद प्लस आरंभ, जहाँ से बच्चा वेद पढ़ना शुरू कर देता है, वेद के बारे में जानकारी प्राप्त करना शुरू कर देता है, और इसमें वह गायत्री मंत्र का जाप करता है। ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद अगला संस्कार है केशांत संस्कार। ठीक है, केशांत संस्कार भी किससे जुड़ा हुआ है? केश से जुड़ा हुआ है। ठीक है, यानी अब बच्चा 16 साल की उम्र का हो गया, और 16 साल की उम्र में वह पहली बार दाढ़ी एवं मूछ काटता है या सेविंग करवाता है। ठीक है, तो इस संस्कार को केशांत संस्कार बोला गया। ध्यान रखिएगा, इससे पहले बच्चा दाढ़ी और मूछ नहीं कटवा सकता है, क्योंकि संस्कार में शामिल नहीं है। और ध्यान रखिए कि 16 साल से पहले तो आता भी नहीं है इतना कि आप दाढ़ी और मूछ काट सकते हैं। आगे आते हैं अगले पॉइंट पे, और 14 नंबर संस्कार, 14वां नंबर संस्कार है हमारा समावर्तन संस्कार, है ना। समावर्तन संस्कार का अर्थ है यहाँ से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश हो रहा है आदमी का। ठीक है, समावर्तन इसलिए इसका नाम पड़ा है। ठीक है, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश हो रहा है। और इस संस्कार में क्या होगा कि लड़का यहाँ पर पहले गया था कहाँ, आश्रम में। उसके बाद क्या हुआ, वह गायत्री मंत्र का जाप किया, फिर बाल कट गया, दाढ़ी मूछ कट गया। अब दाढ़ी मूछ कट गया तो अब वो लोग आश्रम से वापस लौटेगा बच्चा। अब वो पढ़ लिख लिया है, अब वो वापस लौटेगा घर। अब उसका कुछ दिन में शादी विवाह होगा। ठीक है, तो देखिए अब यह जो संस्कार है वह आश्रम से वापस लौटने पर किया गया संस्कार है। उसके बाद विवाह संस्कार होता है, जो कि इसको एक विवाह को संस्कार के रूप में माना गया है। और इसको देखिए कि विवाह जो है यहीं से गृहस्थ जीवन की शुरुआत हो रही है। ठीक है, विवाह जो है यहीं से गृहस्थ जीवन की शुरुआत हो रही है। उसके बाद लास्ट का जो संस्कार है जिसको अंत्येष्टि संस्कार बोला जाता है, यानी आदमी शादी कर लिया, अब उसके बाल बच्चे होंगे, खाएगा पिएगा बैठेगा, लास्ट में मरेगा।
मरने के बाद जो संस्कार होता है उसको अंत्येष्टि संस्कार बोलते हैं। तो यह टोटल 16 संस्कार थे आपके गर्भधारण से लेकर के जब आप छोटा सा बच्चा थे अपनी माँ के गर्भ में, वहाँ से लेकर के जब आप लाश बन करके कहीं पे लेट गए कब्रिस्तान में, उसके बीच में टोटल 16 संस्कार होते हैं। उसके बारे में हम लोगों ने डिटेल में चर्चा की। मेरे ख्याल से एक एक पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं एक और संस्कार जो मैंने बताया कि विवाह संस्कार, जिसके बारे में बातें की। ठीक है, जहाँ से गृहस्थ जीवन की शुरुआत हो रही है। तो आप देखो, विवाह जो होते थे उस समय 8 प्रकार के होते थे। इससे सवाल कई बार पूछे गए हैं, इसलिए यह भी आपको पढ़ना चाहिए और नॉलेज के पर्पज से पढ़ना ही चाहिए। आपको एक सवाल पूछा गया था 3 दिन पहले, जेएनयू का एंट्रेंस एग्जामिनेशन हुआ था हिस्ट्री का, उसमें सवाल पूछा गया था कि सबसे बड़ा प्लेजर क्या होता है। ठीक है, किसी चीज़ को महसूस करना या किसी चीज़ को समझना। ठीक है, कैसे आप मतलब सबसे बड़ा प्लेजर क्या होता है, तो उसमें एक ऑप्शन था कि प्लेजर ऑफ नॉलेज, है ना। नॉलेज जब आप एडॉप्ट करते हो, किसी चीज़ को सीखते हो, समझते हो, महसूस करते हो, तब सबसे ज़्यादा प्लेजर फील होता है। ठीक है, यानी कि सबसे बड़ा आनंद क्या है, ज्ञान प्राप्ति। ठीक है, इसीलिए जो देखोगे महात्मा बुद्ध बाहर निकल गए जंगल में और वहाँ जाकर ज्ञान प्राप्ति किए, उनको आनंद की अनुभूति हुई और वहाँ से ज्ञान प्राप्त करके बाहर लौटे, फिर लोगों के अंदर ज्ञान बांटे। ठीक है, तो सबसे बड़ा प्लेजर क्या है, ज्ञान की प्राप्ति। चलो, यह ऐसे ही निकल गया था तो मैं सोचा बता देता हूँ। अब आते हैं, विवाह एक प्रकार का संस्कार है। तो विवाह टोटल 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन 8 प्रकार है, ठीक है, नॉलेज के लिए आप पढ़ो, मजा आएगा। पहला जो विवाह जिसको ब्रह्मा विवाह कहा गया, ठीक है, ब्रह्मा विवाह, यह विवाह आज के डेट में भारत में सबसे ज़्यादा प्रचलित है। ठीक, ब्रह्मा विवाह क्या होता था, यह सर्वोत्तम विवाह माना गया है। और इसमें क्या होता था कि पिताजी, ठीक है, मान लो कि आपका विवाह होने वाला है तो पिताजी उठे, कल चप्पल पहन के जूता पहनकर निकल गए आपके लिए लड़की देखने के लिए, और लड़की जाकर ठीक कर दिए, फिर आपको आकर के बताए कि आपका शादी ठीक हो गया है और आपको विवाह करना है। फलाना फलाना जगह की लड़की है और फलाना फलाना इंस्टीट्यूट में पढ़ती है और फलाना जगह पे नौकरी करती है। ठीक है, तो इस संस्कार को ही बोला गया है, इस विवाह को बोला गया है ब्रह्मा विवाह, जिसमें आपके फादर, आपके मदर, आपके गार्जियन आपके लिए आपके लाइफ पार्टनर का चयन करते हैं। देखो, इसको मॉडर्नाइज तरीके से पढ़िएगा तो रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इसको ट्रेडिशनल शब्दों में पढ़ोगे तो रट्टा मारने की ज़रूरत पड़ेगी और समझ में भी नहीं आएगा। यानी कि इसको क्या बोलेंगे, एक लाइन में बोलना हो तो अरेंज मैरिज जो है आज का, उसी को बोला गया है ब्रह्मा विवाह। और हमारे यहाँ समाज में आज भी सबसे ज़्यादा अरेंज मैरिज होता है। ये अलग बात है कि अरेंज मैरिज में क्या खामियां हैं, क्या फ़ायदे हैं, उस पर बाद में बातें होंगी। फिलहाल आप इतना समझो ब्रह्मा विवाह क्या था, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। चलो, उसके बाद है आर्ष विवाह। आर्ष विवाह, यह जो है बहू के मूल्य के रूप में कन्या का पिता एक जोड़ी बैल और एक जोड़ी गाय लेकर के अपनी कन्या का दान कर देता था। आर्ष विवाह वह विवाह है जिसमें लड़का किसी लड़की को पसंद करता है, वो दोनों के बीच में शादी, वैवाहिक संबंध स्थापित होने वाला है। तो लड़का को, लड़की के पिता को एक जोड़ी बैल और एक जोड़ी गाय दहेज के रूप में, आप किसी भी रूप में मान सकते हो, दे करके कन्या लेकर के आएगा। ऐसे मान लो कि कन्या का ऐसे चल रहा है कि महिला का बिक्री हो रहा है, आप एक जोड़ी गाय दीजिए, एक जोड़ी बैल दीजिए और एक कन्या को आप खरीद कर ले आइए। बहुत घटिया सिस्टम हमको लगता है, ये मेरा व्यक्तिगत नज़रिया है। आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए, आर्ष विवाह इसी को बोलते थे जिसमें एक लड़का, एक वर अपने वधू को प्राप्त करने के लिए, वधू के कन्या, है ना, यानी कन्या के पिता, माफ करना, वधू का कन्या नहीं, कन्या के पिता को एक जोड़ी बैल और एक जोड़ी गाय दे करके अपने कन्या को घर लेकर आता था। इस विवाह को आर्ष विवाह कहा जाता था। क्लियर है। तीसरा है दैव विवाह। ठीक है, दैव विवाह, ठीक है, यह बोला जाता है पुरोहितों का विवाह है। कहीं पे एक धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन करवाया जाता था, उसमें बुलाया जाता था उस समाज के, उस क्षेत्र के डिफरेंट टाइप के पुरोहितों के बारे में, कन्या को वहाँ पर बिठा दिया जाता था। कन्या से शादी किसका होगा वह धार्मिक अनुष्ठान तय करेगा, कन्या तय नहीं करेगी। यह सिस्टम, मेरे आप व्यक्तिगत नज़रिया से पूछेंगे तो यह सिस्टम मुझे पूरा का पूरा बकवास लगता है, यह बहुत ही गलत सिस्टम है। लेकिन उस समय क्या है, हम लोग नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं तो आपको पढ़ना पड़ेगा, सवाल पूछा जाता है तो पढ़िए। देखिए, दैव विवाह में क्या होता था कि पहले एक कन्या को बैठा दिया गया, उसके बाद उस क्षेत्र के पुरोहितों को इन्वाइट किया गया और जो पुरोहित
जो भी पुरोहित विधि पूर्वक, ठीक है, लॉ के अनुसार, एथिक्स के अनुसार यदि वो याज्ञिक कर्मकांड का, धार्मिक अनुष्ठान का संपादन करता है तो उस पुरोहित का उस कन्या के साथ विवाह होगा। उसी विवाह को दैव विवाह कहा गया है। क्लियर है, समझने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। चलिए, चौथा विवाह है प्रजापत्य विवाह। ठीक है, देखिए प्रजापत्य विवाह के बारे में पहला पॉइंट याद रखिए, लिख लीजिए। यह ब्राह्मणों वर्ण यानी ब्राह्मण वर्ण के अंतर्गत, ब्राह्मण जाति के अंतर्गत यह सबसे ज़्यादा प्रचलित था और केवल ब्राह्मण ही इस विवाह को करते थे। ठीक है, इसमें क्या होता था, लड़का और लड़की मिलकर काम, मतलब इसमें यह बात होती थी कि एक पेपर पे एक बॉन्ड पेपर लिखाता था और उस पर कहा जाता था कि जनरली क्या होता था कि पितृसत्तात्मक समाज में शादी के बाद लड़की के तमाम चीज़ों की जिम्मेदारी पति का होता था। लेकिन प्रजापत्य विवाह में क्या होता था कि एक पेपर पे सिग्नेचर हुआ कि सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक किसी भी तरीके की जिम्मेदारी आएगी तो उस जिम्मेदारी का निर्वहन पति और पत्नी, लड़का और लड़की, वर और वधू दोनों मिलकर करेंगे। क्लियर है, इसी को बोलते हैं प्रजापत्य विवाह। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा पूरा 100%। आगे आते हैं 5वें पॉइंट पे, गंधर्व विवाह के रूप में बात करते हैं। देखो, गंधर्व विवाह सबसे बेहतरीन विवाह माना गया कहाँ पर, महाभारत में। आपके कृष्ण भगवान ने इनका काफ़ी समर्थन किया है। ठीक है, और यहाँ तक कि राम और सीता की जो विवाह है उसके बारे में भी बताया जाता है कि वह गंधर्व विवाह के अंतर्गत आता है। यह शादी लव मैरिज, ठीक है, एक लाइन में समझना हो, मॉडर्न तरीके से समझिए। गंधर्व विवाह लव मैरिज है, आज का प्रेम विवाह है। इसमें क्या होता था कि गुप्त रूप से इच्छापूर्वक, जैसे लड़का और लड़की, ठीक है, आपस में मिल रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उन दोनों को प्यार हो गया। ठीक है, अब प्यार हो गया, वो दोनों माता पिता को किसी को पता नहीं है। ठीक है, गुप्त तरीके से सारी चीज़ें चल रही है, प्रेम चल रहा है। ठीक है, तो ये क्या होता था कि लड़के और लड़की, वर और वधू के इच्छा के अनुसार शादी होता था। उनको एक दूसरे के साथ इच्छा के अनुसार जोड़ा जाता था और जब उस वैवाहिक संबंध को इस्टेब्लिश किया जाता था उसी को गंधर्व विवाह बोला गया है। ठीक है, उसी को गंधर्व विवाह बोला गया है और यह विवाह को महाभारत और वात्स्यायन ने, ठीक है, महाभारत में इसको पवित्र माना गया है। उसके साथ साथ वात्स्यायन जो राइटर हैं कामसूत्रा के, वो भी इसको सबसे बेहतरीन विवाह मानते हैं, लव मैरिज को सबसे बेहतरीन विवाह माने हैं। यह जो विवाह है मुख्य तौर पे योद्धा वर्ग में, क्षत्रिय वर्ग में और निम्न जाति के लोगों में, ठीक है, क्षत्रिय वर्ग में और निम्न जाति के लोगों में बहुत ही प्रसिद्ध था, बहुत ही ज़्यादा प्रचलित था। कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट है हमारा आसुर विवाह। ठीक है, आसुर विवाह में क्या होता था, कन्या का पिता धन लेकर विवाह करता था। ठीक है, कन्या का पिता को आप धन दे दीजिए, उसके बाद कन्या को खरीद करके ले आइए, आप शादी विवाह वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए। इसी को आसुर विवाह बोला गया है, जो कि बहुत ही घटिया विवाह है। उसके बाद राक्षस विवाह, ठीक है, यह भी एक तरीके का महाघटिया विवाह है। इसमें कन्या का, ठीक है, आप बताइए, आप जिसे शादी करने जा रहे हैं उसका अपहरण करके कोई विवाह करता है? भला कैसे ऐसे संभव हो सकता है? लेकिन इस तरीके का विवाह प्रथा हमारे समाज में चल रहा था। सोचिए, तो राक्षस विवाह इसको बोलते थे, जब आप कन्या का अपहरण, जिससे आप शादी करना चाहते हैं, उसको आप किडनैप कर लिए और उसके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए, तो इसी को बोला गया है राक्षस विवाह। और सबसे घटिया, जो कि महाघटिया विवाह बोला गया 8वें विवाह में, उसको बोलते हैं पैशाच विवाह। पैशाच विवाह वैसा विवाह होता था दोस्तों, जब आप जिस कन्या के साथ आप शादी करना चाहते हैं उसको सोई हुई अवस्था में, उसको मूर्छित करके, उसको बेहोश करके, उसको इंजेक्शन लगा करके आप उसके साथ संभोग करते हैं, उसके साथ सेक्सुअल रिलेशन इस्टेब्लिश करते हैं, उसके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करते हैं, जो कि बहुत ही घिनौना विवाह है। अभी तक का सबसे घटिया विवाह इसको माना गया है, लेकिन यह भी विवाह हमारे समाज में चल रहा था, आप सोचिए। ठीक है, तो इसको बोला गया है पैशाच विवाह। ठीक है, जो कि सबसे घटिया विवाह है। तो मेरे ख्याल से आज 4 चीज़ों पे हमने चर्चा की, चारों चीज़ें आपको पूर्णतः समझ में आई होगी। सामाजिक स्थिति में महिलाओं की दशा के बारे में बातें हुई। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने संस्कार पे बातें की, जिसमें 16 संस्कार बातें की, एक एक करके डिटेल में चर्चा हुई हमारी। उसके बाद विवाह के बारे में बात किया, 8 प्रकार के विवाह होते थे, किसका कैसे विवाह करवाया जाता था, उसमें एक एक चीज़ों के बारे में हमने बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में चर्चा की है। तो आइए आज का लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। मेरा ख्याल है कि आज के लेक्चर से आपको बहुत फ़ायदा हुआ होगा और यदि फ़ायदा हो रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और
लाइक कीजिए और लोगों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए ताकि वो भी आपकी तरह पढ़ सकें और वो भी जेआरएफ कर सकें। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अब अगले लेक्चर में हम लोग 1 से 2 लेक्चर और होगा लेटर वैदिक पे, उसके बाद लेटर वैदिक खत्म होगा। फिर हम लोग महाजनपद काल को शुरू करेंगे, उसको खत्म करने के बाद जैनिज्म बुद्धिज़्म पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पेपर 1 की तरफ वापस लौटेंगे और हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत पेपर 1 में करेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।